प्रैक्टिस पेपर 12th इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं आज की चर्चा। पूरी क्लास बहुत ध्यान से प्रैक्टिस का काम। इकोनॉमिक्स का पेपर एज पर सीबीएसई कोड नंबर 030। पेपर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहला सेक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आगे पीछे नहीं हो सकता, मैंडेटरी है ये। पहला सेक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा सेक्शन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहली बुक से 17 क्वेश्चन, दूसरी बुक से 17 क्वेश्चन, टोटल 34 क्वेश्चंस। 17 क्वेश्चन का ब्रेकअप डिस्कस कर रहे हैं। पहले 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन एमसीक्यू, 1 मार्कर ईच क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 11 से लेके 15 तक 3 to 4 मार्कर, 3 to 4 मार्कर। एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस 3 मार्कर बोले तो हाफ पेज आंसर, 4 मार्कर बोले तो अप्रोक्सीमेट 80 वर्ड्स, पौना पेज, एक पेज लिख सकते हैं। आखिरी दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, ये 6 मार्कर क्वेश्चन है। आंसर एक पेज से 1.5 पेज या 2 पेज तक जा सकते हो। एज पर सीबीएसई 100 to 120 वर्ड्स। पैटर्न सबको याद रहेगा, ये भूलना नहीं है, टेक्निकल तैयारी करने का काम। कुछ बच्चे पीछे चर्चा कर रहे थे, भैया पेपर जब भी आए तो हम शुरू कहाँ से करें, क्या सीक्वेंस फॉलो करें। तो ये हर बच्चे की अपनी फिलॉसफी है। जिस बच्चे के कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं उसे एमसीक्यू से ही चलना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू अच्छे होते हैं। जिस बच्चे का मामला गड़बड़ वाला हो उसे 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर से शुरू करना चाहिए। वो एक्सप्लेनेशन मोड है, उसको करना आसान होता है। जबकि एमसीक्यू में बढ़िया टेक्निकल नॉलेज के बगैर वो आपके क्वेश्चन अटकाएगा। ये बात समझ पा रही है? तो अपनी नॉलेज को प्रैक्टिस पेपर्स के थ्रू जज करें, क्या आपके लिए सुटेबल है। ये हर किसी का इंडिविजुअल खेल है। जिसको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होता है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कहां से शुरू हो, तो उसे सीक्वेंस ही फॉलो करनी चाहिए, 1 to 34 जाना चाहिए। और नहीं तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ अपनी कमियों को देख के। एक और बात है, कुछ बच्चे स्ट्रेटेजी क्या बनाते हैं, पेपर को लेके टारगेट कर रहा हूं जी। कुछ बच्चे स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि पहले अच्छा वाला करेंगे, फिर जो बाद में नहीं आता है, कम आता है, बना बना के लिखते हैं। टीचर ना आपके राइटिंग की स्किल की पोजीशन, पैटर्न को चेंज होने को देखकर अंदाजे से नंबर लगा लेता है, इस बात को समझते हुए कि आखिरी क्वेश्चन इसे आता ही नहीं, तुक्का मार रहा है। टीचर एक एक क्वेश्चन कहां पढ़ता है, उसे तो सुबह से शाम तक एक ही दिन में 100 कॉपियां चेक करनी है और 10 दिन तक चेक करनी है। एक बार हैबिट बन गई पेपर चेकिंग की, तो थोड़ा सा टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझना है कि आपको नंबर लाने हैं, तो टीचर का क्या सोच रहती है किसी भी पेपर को चेक करते हुए। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 की प्रेजेंटेशन और आखिरी क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन का पैरामीटर सेम रखें। अरे बात समझ में आ रही है? जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन, जो वोकैबुलरी स्किल, वो जाते जाते आखिरी में बड़ा बिगड़ जाता है आप लोगों का, स्पेसिफिकली इन थ्योरी। बीएसटी की बात कर रहा हूँ, इको की बात कर रहा हूँ, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नंबर ऑटोमेटिकली कम होते चले जाएंगे बिना प्रॉपर्ली रीड करे। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये ध्यान रखना है। वोकैबुलरी ये प्रैक्टिस से होगा, जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है तो उसमें इस चीज को टारगेट करें। तो सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन इसको आपने बनाना है अपने अकॉर्डिंग। दूसरी बात, एंड तक आपका वोकैबुलरी स्किल बढ़िया रहे। तो शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 to 17 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रैक्टिस का काम। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम सारे यूनिट्स की बात करें तो एज पर सीबीएसई टोटल कितने यूनिट्स है, कौन बताएगा? 5 यूनिट्स। पहला यूनिट, अब अलग अलग रिफ्रेशर्स ने हर यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स लिख दिए, किसी ने 3 लिख दिए, किसी ने 4 लिख दिए यूनिट 1 के चैप्टर्स। यूनिट 1 बोले तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। यूनिट 2 बोले तो मनी एंड बैंकिंग। अब मनी अलग बना रखा है, बैंकिंग अलग बना रखा है, कुछ किताबों ने क्रेडिट क्रिएशन का टॉपिक अलग बना रखा है। ये पूरा मनी एंड बैंकिंग यूनिट 2। यूनिट 3 बोले तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मेड बाय केन्स, मेड बाय यूनिट 3। यूनिट 4 बोले तो गवर्नमेंट बजट, और यूनिट 5 बोले तो फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट।
कुछ बुक्स रिवर्स लिखती हैं, पहले फॉरेन एक्सचेंज बाद में बीओपी, कुछ बुक्स कह रही हैं पहले बीओपी बाद में फॉरेन एक्सचेंज। ये यूनिट 5। तो मिक्स मैच क्वेश्चंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला क्वेश्चन केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से आ रहा है, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था आपको 1 मार्कर क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट आपको आते होंगे, चैप्टर की डेप्थ तैयार है तो अटेम्प्ट होता है। कॉन्फिडेंस हो तो यहीं से शुरू करना चाहिए। कंजम्पशन कर्व, जैसे ही शब्द आ रहा है आपके मन में चलना चाहिए। कंजम्पशन कर्व बोले तो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग पासिंग फ्रॉम y एक्सिस ऑन इट्स पॉजिटिव साइड, बट स्लोप कैसी होती है? मोर स्टीपर टुवर्ड्स द x एक्सिस। तो डिटेल पर नहीं चल रहे, वो कह रहा है कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, स्ट्रेट लाइन कर्व है, डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन द इनकम एंड कंजम्पशन। सबको मालूम है एज सून एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, बट इंक्रीज, आपकी नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज लेस देन इंक्रीज इन इनकम व्हिच इज रिफ्लेक्टेड बाय बी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम व्हिच इज रिफ्लेक्ट द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कर्व। ये स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व कैसा होता है? ये लाइन कैसी होती है? लेस देन 45 डिग्री, लेस देन। ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। पेपर वाला कौन सी लाइन यूज करेगा ये पेपर में ही पता चलता है। देखो इसने इस बात को कैसे लिखा है, अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबने याद करा है। आपके पास जो इक्वेशन है कंजम्पशन फंक्शन कर्व की, बोले तो सी बार प्लस बी वाई, इसमें बी कांस्टेंट है, बी, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग करवा रहा है, जबकि रियल लाइफ में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर जब कॉलेज में आप पढ़ोगे कंजम्पशन कर्व तो वो कर्विकल होगा। वो ये आपके चैप्टर की अजम्पशन है कि बी कांस्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल 0.5 0.5 0.5, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन कैसी आती है? अरे लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो अजम्पशन है आपकी। चैप्टर 12 देखो लिखा हुआ अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बोले तो 0.4 तो हर बार 0.4 रहेगा, एमपीसी बोले तो बी। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इनकम और कंजम्पशन में सेम रिलेशन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है। सबको क्लियर है बच्चों? नंबर 2, एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजम्पशन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो हमें याद है ये कंजम्पशन, हमें याद है ये इन्वेस्टमेंट। अरे याद आ रहा है? इन्वेस्टमेंट कर्व बोले तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट which is done by the government based on the social welfare which is always parallel to x axis, not guided by the level of income। सी के बारे में भी मैंने बोला है, और सी आई दोनों को जोड़ दो तो क्या आता है? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट, तो ध्यान से देखो, एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजम्पशन कर्व बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? आई का, विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, विच इज ऑलवेज। तो आपकी नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, क्वेश्चन वाला कम बात बोलेगा। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजम्पशन कर्व बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन दोनों का स्टेटमेंट 1 2 का आपस में कोई रिलेशन तो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। अरे अब मैं तो सारी बातें बोलूंगा ना, ऑप्शन की बात तो मैं कर ही नहीं रहा। अरे समझ में आ गया आंसर सी। चलते हैं आगे। नंबर 2, रशिया यूक्रेन क्राइसिस। भैया जो भी पूरी दुनिया में घटना घट रही है उसको लेकर पूरे पेपर में इको में 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे। वो उन टॉपिक्स की बात करके आपके इकोनॉमिक्स के टर्म को टारगेट करेगा। जो भी इकोनॉमिक्स का टर्म है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का या मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो कुछ करंट क्राइसिस, पूरी दुनिया में कोई घटना घट रही है उसको लेकर वो रिलेशन डेवलप करेगा और कहेगा अपने चैप्टर को लेकर बताओ बेस्ड ऑन योर कंसेप्ट। तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहे। भैया यहां मैंने पीछे बताया था रशिया 1991 में बना था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। अकर्निया, क्लास में आए थे? सीयूटी क्लास में आए थे? स्टैंड अप। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी, नाम चाहिए मुझे। थप्पड़ खाना किसी ने? लावण्या कह रही हाँ बड़े दिनों से रिक्वायरमेंट है। निकम्मो पढ़ लो, बैठ जाओ। CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ, लावण्या आप बोलो, कॉमनवेल्थ ऑफ
इंडिपेंडेंट स्टेट्स, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? 9 किसने बोला था? क्या बढ़िया बात है। 9 कंट्रियां, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। तो भैया रशिया ऐसी कुछ घटना जिसकी वजह से आज रशिया यूक्रेन के बीच में वार चल रही है, जिसके चलते क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि सप्लाई में स्केर्सिटी क्रिएट हो गई है। अब उसका इफेक्ट वो कहां पर कर रहा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ध्यान से सुनो, रिसेंटली रशिया यूक्रेन में वार चल रही है जिससे क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। इंडिया में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना बाउंड है, नेसेसिटी गुड्स है कंट्री के लिए। तो ऐसी कंडीशन में ऊंचे दामों पर हम खरीद रहे हैं, बहुत ऊंचे दामों पर। और जब भी इंटरनेशनल मार्केट से कुछ भी खरीदते हैं तो यू हैव टू पे इन टर्म्स ऑफ डॉलर और फॉरेन एक्सचेंज। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत तेजी से बाहर जा रहा है, बहुत तेजी से। बाउंड टू परचेज क्रूड ऑयल फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। हमारे देश में हमारी रिफाइनरी से हम सिर्फ 1/3 क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं अपने लेवल पर। 2/3 बाउंड टू परचेज फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। So there is a need of dollar of foreign exchange, जिसको हम कहां बनाते हैं? टी शेप के फॉर्मेट में बोले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट। आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली इंपैक्ट। कोई चैप्टर याद भी कर ले, जब तक टेक्निकल नॉलेज नहीं हो आंसर टिक नहीं होते A1 मार्कर के लिए। तो कह रहा बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो भैया जब भी हम डॉलर खरीदेंगे बहुत ऊंचे दामों, डॉलर नहीं क्रूड ऑयल खरीदेंगे, तो हमारी पेमेंट बहुत ज्यादा जाएगी ना। तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा बहुत ज्यादा, जो इन पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो गया है, इन द फॉर्म ऑफ डेफिसिट उसका बढ़ चुका है। तो भैया ऑप्शन में ढूंढ लो, कार, साइकिल, इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर आएंगे कि जाएंगे? जनरली फॉरेन एक्सचेंज को हम यूएस डॉलर से बोल सकते हैं। तो आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? सो सिंपल। वो कह रहा है कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से पैसा एक्सेप्ट करता है ताकि लोगों को जरूरत पड़ने पर दिया जा सके। तो हमने मीनिंग याद करा था कॉमर्शियल बैंक का, पूरी क्लास रिवाइज कर रही है। कॉमर्शियल बैंक इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज प्राइमरली इंडल्ज इन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग फंड टू ऑब्टेन द टारगेट ऑफ प्रॉफिट। तो आंसर तो यहाँ कॉमर्शियल बैंक ही हो गया, बट आपको तो सारा मालूम होना चाहिए। पेपर वाला दूसरा क्वेश्चन बना ले। आरबीआई बोले तो सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री। हिंदुस्तान में आरबीआई को सेंट्रल बैंक की पावर कब मिली? थ्रू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मेरा क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्राइवेट सेक्टर है कि पीएसयू है? पीएसयू है। कब बना? 1956। अरे पिछले क्वेश्चन का आंसर पता चल गया था, कॉमर्शियल बैंक। नंबर 4। अरे बहन जी, जो मैं बोल रहा हूं उसको देखो ना। एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक टी शेप का फॉर्मेट, टी शेप का फॉर्मेट, जिसकी लेफ्ट साइड में लिखा होता है रिसिप्ट ऑफ डॉलर। अरे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डॉलर का हिसाब किताब लिखते हैं, कितने डॉलर आ रहे हैं, कितने डॉलर जा रहे हैं। इसे दो डिपार्टमेंट मिलके बनाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक मिलके इसको मैनेज कर रहे हैं, डे टू डे क्लोज वॉच और हिसाब किताब लगाते हैं। तो डॉलर आ रहे हैं तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, इसे टेक्निकली क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। और डॉलर जा रहे हैं तो उसे लिखते हैं पेमेंट साइड में। ये पेमेंट साइड बेसिकली क्या होती है? डेबिट साइड। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कहां पर होती है? लेफ्ट में। लेकिन ये डेबिट नहीं होती, ये क्रेडिट होती है। राइट साइड में एसेट्स होता है। एसेट्स क्या होता है? डेबिट नेचर होता है। समझ रहे हो जी? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इन द टी शेप, डॉलर आए रिसिप्ट साइड, डॉलर जाए पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड बोले तो क्रेडिट साइड, आना बोले तो क्रेडिट, जाना बोले तो यहां पर इतना आइडिया लग गया है। तो हिसाब किताब सेंट्रल अथॉरिटीज कौन मेंटेन कर रहा है? सेंट्रल अथॉरिटीज विच इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज सेंट्रल बैंक। एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय इंडिया विल बी रिकॉर्डेड इन द। जब एक्सपोर्ट करेंगे हम फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो बताओ डॉलर आएंगे कि जाएंगे? आएंगे तो रिसिप्ट साइड है। रिसिप्ट साइड या क्रेडिट साइड एक ही बात होती है, तो क्रेडिट साइड है। अब ये पूरे अकाउंट में आधा हिस्सा
करंट अकाउंट में मेंटेन होता है, आधा हिस्सा कैपिटल अकाउंट में आता है। करंट अकाउंट में आता है नॉर्मली ऑटोनोमस आइटम्स। बोले तो फ्री फ्लो ऑफ रिसिप्ट्स एंड फ्री फ्लो ऑफ पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट। भैया चैप्टर में जब चलेगा तब डिटेल पे जाएंगे, आइडिया दे रहा हूं, क्वेश्चन सामने है। तो सरकार ने एनवायरमेंट बना लिया, आपने जाके किसी फॉरेन कंट्री के आदमी को एक्सपोर्ट करा, इंपोर्ट करा, डॉलर आ रहे हैं जा रहे हैं, सरकार से थोड़ा ना पूछ रहे हो, डॉलर आ रहे हैं जा रहे हैं। ये क्या है? फ्री फ्लो ऑफ रिसिप्ट्स एंड फ्री फ्लो ऑफ पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जिन आइटमों के माध्यम से ये सब घटनाएं घट रही हैं उसे बोलते हैं ऑटोनोमस आइटम्स। क्या बोलते हैं? विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार जिस अकाउंट में मेंटेन करती है उसे बोलते हैं चालू खाता, करंट अकाउंट। लेकिन ऐसा करने से बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर ही नहीं होता। नॉर्मली इन अवर इंडिया पेमेंट इज मोर देन रिसिप्ट, बोले तो घाटा इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन डेवलप्ड कंट्री इसका रिवर्स होता है, रिसिप्ट इज मोर देन पेमेंट। अरे एनपीओ पढ़ के आए हो ना, देयर इज ए सरप्लस, देयर इज ए इन बीओपी। इन इंडिया में घाटा रहता है, और जब घाटा हो जाए तो सरकार फिर बीओपी को इन्फ्लुएंस करती है, इंटरफियर होकर मार्केट में इंटरफियर होती है। और घाटा है तो घाटे, 100 करोड़ डॉलर का घाटा है, अभी क्रूड ऑयल के चक्कर में घाटा चल रहा है ना, तो सरकार मैनेज करती है, डॉलर का अरेंजमेंट करती है। आरबीआई तो है नहीं जितना मर्जी छाप दिया, तो डॉलर का अरेंजमेंट करना पड़ता है। लॉट ऑफ टेक्निक्स आर देयर। फॉर एग्जांपल एफडीआई, डिटेल पे नहीं जाएंगे अभी। फॉर एग्जांपल एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डॉलर है हिंदुस्तान में, क्रूड ऑयल की पेमेंट करनी है, ये सरकार की मैनेजमेंट होती है। सरकार जिन आइटमों के माध्यम से मैनेज करती है, अकोमोडेटिंग आइटम्स, जिस अकाउंट में मेंटेन करती है, कैपिटल अकाउंट। और ऐसा करने के बाद बीओपी इन बोथ द साइड, डेबिट एंड क्रेडिट, ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। एक्सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो डॉलर आ रहे हैं, रिसिप्ट साइड ऑफ करंट अकाउंट यस, या क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट यस, या ऑटोनोमस आइटम यस। स्टेटमेंट ठीक हो गई। जब रिसिप्ट और पेमेंट बराबर नहीं होती है तो बराबर करने का काम सरकार का होता है। ऐसी कंडीशन में सरकार जिन आइटमों के माध्यम से बराबर करती है उन आइटमों को अकोमोडेटिंग आइटम्स कहते हैं। आइटमों को सरकार जिस खाते में मेंटेन करती है उसे कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। इससे बीओपी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। सरकार हिंदुस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूट को फॉलो करती है ताकि डॉलर ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान में आए। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से डॉलर आता है हिंदुस्तान में, डॉलर आता है, आने का मतलब रिसिप्ट साइड या क्रेडिट साइड ऑफ अकोमोडेटिंग आइटम और मेंटेन बाय गवर्नमेंट इन देयर कैपिटल अकाउंट, इन देयर। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है, क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। सही है, बिल्कुल सही है। तो ढूंढ लो कहां है आंसर। नंबर 5 भैया, नेट इन्वेस्टमेंट हो के ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो के इन्वेस्टमेंट हो, सबको मालूम है इन्वेस्टमेंट दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की घटना है। अभी आपके घर वाले इतने सालों से जो आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, इट इज ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। 12th में पूरे साल में जो पैसा आपके ऊपर लग रहा है, आप जो अपनी नॉलेज को गैदर कर रहे हो, ये क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट, दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की घटना। बोले तो फ्लो, कंसेप्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट स्टॉक। चाहे नेट हो चाहे ग्रॉस हो, क्या होता है ये? फ्लो कंसेप्ट। स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। कैपिटल एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ही नापा जा सकता है। आज तुम्हारी कैपिटल 100 करोड़, 4 दिन बाद बढ़ जाएगा, घट जाएगा, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम की घटना है, स्टॉक नॉट फ्लो। ढूंढ लो आंसर, दोनों ही गलत है। और वाली ऑप्शन चल रही है। हमने याद करा था बचपन में, देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में जनरेशन फेज यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट, या आउटपुट मेथड फॉलो होता है, आउटपुट मेथड फॉलो होता है। सेकंड नंबर पर क्या होता है फिर? बोलो जी। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इनकम मेथड जिसे बोलते हैं, जिसे इनकम मेथड बोलते हैं। उसके बाद डिस्पोजिशन फेज होता है जिसमें खर्चे की बात की जाती है।
तो दो फिल इन द ब्लैंक्स, आउटपुट एंड डिस्पोजिशन। भैया यहाँ के लिखा हुआ है, के इज इक्वल टू 1 अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एस। के की वैल्यू 4 है, एमपीएस निकाल सकते हैं पूरी क्लास। बच्चे कह रहे कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 4 नीचे आके डिवाइड, 1/4 कितना होता है 0.25, एमपीएस 0.25, तो एमपीसी कितना होगा 75 आ गया। कंजम्पशन फंक्शन कर मालूम है, सी बार प्लस बी वाई सी बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन है 30 करोड़। बी बोले तो एमपीसी 0.75y। तो बता दो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, 30 प्लस 0.75y। चलिए आगे। और भैया यहां तो प्रैक्टिस के लिए सारी बातें कर रहे, पेपर में कोई एक ही करना। इंक्रीज द नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंजम्पशन। इंक्रीज इन नेशनल इनकम बोले तो डेल्टा वाई, इंक्रीज इन कंजम्पशन बोले तो डेल्टा सी। हमने बचपन में याद करा था, अगर हम सारा, अरे वाई और सी बराबर हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ए बच्चे, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज द सिनेरियो इन विच इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। इन दैट सिचुएशन सेविंग इज इक्वल टू। तो जब देश में चेंज इन इनकम चेंज इन कंजम्पशन के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में चेंज इन सेविंग जीरो है। चेंज इन सेविंग, अरे ब्रेक इवन पॉइंट की बात है। तो एमपीएस का फार्मूला बता दो, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। जीरो को किसी भी इनकम से डिवाइड करो, जीरो ही आएगा। तो एमपीएस क्या होगा, आ गया जी। अकर्निया को बोलना है, मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज। मनी सप्लाई को बढ़ाना है, देखते हैं कौन सा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाजार में मनी की सर्कुलेशन बढ़ा दे, बिल्कुल ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाएं। कॉमर्शियल बैंक लोगों को जितना ज्यादा कर्जा बांटेंगे, मनी सप्लाई इंक्रीज। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स रेट घटाएगा, उतनी जनता की बाइंग पावर बढ़ेगी और मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। आरबीआई बैंक रेट बढ़ाएगा तो बाजार का पैसा अब्सॉर्ब होके बैंकों में आएगा, तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा। तो मनी सप्लाई इंक्रीज कहां कहां हुआ, 1 2 3। चलिए आगे। बहन जी सामने देखो ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस बताओ क्या होता है। अरे बचपन में याद कराया था आपको, पुराने जमाने में बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस होता है। तो यहाँ एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है, हम निकाल लें बीओटी। बताओ जी 280 माइनस 240 कितना होता है, अरे साइन के साथ बोलो ना, प्लस 40। अब बताओ 580 से 460 प्लस 120 लिख दो जी। तो अब ये स्टेटमेंट चेक करो कौन सी बात ठीक है। 2010 में 40 करोड़ का बीओटी था, तो 2020 में बढ़ के 120 करोड़ का हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो पहली बात, बैलेंस इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट, इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम, या डिट्रॉयरेशन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। नाम से पता चल रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड बढ़ गया फ्रॉम 40 करोड़ टू 120 करोड़, 3 टाइम्स। बच्चों ध्यान से सुनना, 100 करोड़ आए, 150 करोड़ चले गए। अरे विजिबल आइटम का मतलब फिजिकल शेप कमोडिटीज, एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल शेप कमोडिटीज। 100 करोड़ आए, 150 करोड़ चले गए। बताओ घाटा, घाटा कितने, अरे -50 लिख दूं। इनविजिबल आइटम्स का मतलब सर्विसेज से 70 करोड़ आए, 30 करोड़ गए। बता दो प्लस हो रहा है कि माइनस। अरे डॉलर का हिसाब किताब लगा रहे हैं, पहली घटना विजिबल घटना है, उसके अंदर 50 करोड़ का माइनस हो गया डॉलर का। यहां पर 70 माइनस 30 बताओ कितना, +40 करोड़।
नेट करंट ट्रांसफर, फ्री में पैसा आ रहा है। बहुत सारी एनजीओ बना रखी है ना सरकार ने, 2 बूंद जीवन की पोलियो ड्रॉप्स, दुनिया भर का पैसा आ जाता है फ्री में, देना ही नहीं होता। 15 करोड़, जितना हमारे पास आता है उतना जाता भी है, आना माइनस जाना कहलाता है नेट। कुल मिला के एक आइटम से 50 करोड़ का माइनस, दूसरे से 40 करोड़ का प्लस, तीसरे से 15 करोड़ का प्लस, टोटल बता दो। डॉलर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? अरे बोलो ना, टोटल कितना आया? प्लस को सरप्लस बोलते हैं, माइनस को डेफिसिट बोलते हैं। तो 5 जो भी अमाउंट चल रहा है, 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ का सरप्लस है इंडियन इकोनॉमी में इन द बीओपी। ढूंढ लेना आंसर कौन सा है। पीछे वाला भाई स्टैंड अप। असर्शन, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम बताएगा ये बच्चा। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? प्लान तो गलत भैया, क्या होगा तुम्हारा? एक्स एंटी एक्सपोज, एक्स एंटी होता है प्लान और एक्सपोज होता है एक्चुअल। तो एक्सपोज इन्वेस्टमेंट बोले तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, ये बोल रहा है प्लान, स्टेटमेंट ही गलत हो गई। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट बोले तो प्लान, वो बोल रहा है एक्चुअल, स्टेटमेंट गलत हो गई। बात समझ में आ गई? नाम ही गलत है। बढ़िया तैयारी हो तो कंफ्यूजन नहीं होती है। अरे पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है, युग क्लियर हो रहा है। इक्विलिब्रियम लेवल हमने बात करी थी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में, एडीएस अप्रोच। एडीएस के बराबर है नेशनल इनकम हो जाती है, एसआई अप्रोच जहां सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो बोलता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर एक्सेंटी सेविंग और एक्सेंटी इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल होगा। यस, इक्विलिब्रियम लेवल पर सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर ही होती है। जो सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर है उसे एक्सपोज बोलो कि एक्सेंटी बोलो, एक ही बात है, फर्क ही नहीं। इक्विलिब्रियम लेवल पर समझ में आ रहा है जी? बेंची समझ में आ रहा है? तो ढूंढ लो, पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी ठीक है, कहीं मिल रहा है आंसर? डमरू कसक को समझ में आ रहा है? पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है। नंबर 10, सेविंग कर्व सबको मालूम है, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग। कहां से शुरू होती है? वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड से, वाई एक्सिस की। सेविंग कर्व का नेगेटिव इंटरसेप्ट होता है ऑन द वर्टिकल एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। बात बिल्कुल ठीक है। जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर सेविंग क्या होती है? माइनस सी बार के। यही बात लैंग्वेज में लिखी है कि सेविंग कर्व जीरो लेवल पर क्या होता है? नेगेटिव इंटरसेप्ट होता है। एग्जैक्ट बोल रहा हूं, सी बार के बराबर होता है, यहां नहीं लिखा है। सेविंग फंक्शन कर्व रिफ्लेक्ट द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। बिल्कुल ठीक है। एज सून एज द इनकम इंक्रीजेस, सेविंग आल्सो इंक्रीजेस, व्हिच इज रिफ्लेक्टेड बाय द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और 1 माइनस बी। दोनों बातें ठीक है, ढूंढ लो कहां है दोनों ठीक है। ए और भी दोनों ठीक है, लेकिन रीजन की बात नहीं हो रही कोई। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं सभी। हाइपोथेटिकल डाटा दे रखा है, वैल्यू एडिड मेथड का क्वेश्चन, वैल्यू एडिड मेथड का क्वेश्चन। क्वेश्चन में फर्म दो हैं, ए एंड बी। फार्मूला याद कर रखा है वैल्यू एडिड में, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड बोले तो पूरी क्लास बताओ क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। करना चाह रहे हैं सभी? भैया साथ में यूनिट जरूर लगा लेना देखकर। वो कह रहे दो फर्म ए एंड बी है, ए ने बेचा 2,000 रुपए का बी को, ए ने बेचा ए की सेल, बी ने खरीदा बी की परचेज। लिख दिया मैंने, बहुत प्रैक्टिस करी आपने। एंड परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1,000। ए ने 1,000 रुपए का खरीदा, किससे खरीदा नहीं पता, परचेज बोले तो आईसी, परचेज बोले तो
फर्म बी ने एक्सपोर्ट करा है 2500 रुपए का, एक्सपोर्ट इज ए कंपोनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख दिया 2500, और बी की डोमेस्टिक सेल है 1500, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट दोनों को जोड़ा है तब आएगा टोटल सेल्स, लिख दिया, और कोई डाटा ही नहीं दे रखा। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी माइनस करो, ए की वैल्यू एडेड बता दो कितनी आई, 1000। बी के वैल्यू ऑफ आउटपुट में से बी का आईसी माइनस करो, क्या आएगा, बी का वैल्यू एडेड 2000। पूरे देश में दो ही प्रोड्यूसर है, टोटल करके बता दो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपने कितना निकाला, क्वेश्चन में निकालना क्या है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अभी आपने जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाला है, ग्रॉस को नेट में बदलना है, माइनस डेप्रिसिएशन, तो 3000 माइनस डेप्रिसिएशन बोले तो कंजम्पशन ऑन फिक्स कैपिटल 200 लिखा है, आंसर में यूनिट्स लगा देना, ₹2800 2800 एनडीपी एट मार्केट प्राइस। सो कंटिन्यू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। Number 12. How exchange rate is determined in the free market exchange rate system? Unit 5. Foreign exchange rate classified in three parts: fixed foreign exchange rate, flexible foreign exchange rate and managed floating exchange rate. तो यहां पर बात हो रही है फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट की। तो यह 11th क्लास का ही कंसेप्ट है, ये है डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को मैं यूएस डॉलर का निशान लगा रहा हूं, सबको मालूम है डिमांड रिफ्लेक्ट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। पलट मत देना डायग्राम को, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई बचपन में याद करिए, सप्लाई किसकी, यूएस डॉलर की या फॉरेन एक्सचेंज की। सप्लाई कब रिफ्लेक्ट द सेम रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, सबको मालूम है। दोनों एक दूसरे को जहां काटते हैं वहां डिटरमाइन होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये है एक्सचेंज रेट। ये है क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो यहां पर बोल रहा है फ्री मार्केट। भैया फ्री मार्केट बोले तो मार्केट इकोनॉमी, बोले तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर हर चीज का फैसला चाहे करेंसी की कीमत हो चाहे वस्तु की कीमत हो कौन डिटरमाइन करता है, फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई एट अ पॉइंट वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। इट इज नोन एज प्राइस मैकेनिज्म, नोन एज प्राइस। तो वो कह रहा है डॉलर का दाम फ्री इकोनॉमी में कैसे सेटल होता है, तो बस लैंग्वेज लिखनी है, इन द फ्री मार्केट और market economy or capitalist economy, foreign exchange rate determined by the free forces of US dollar and free forces of supply of US dollar at a point, E लिखा है मैंने, at a point where quantity demanded is equal to quantity supplied। फिर बोल रहा हूं, देखो सब कुछ आता ही आपको। Foreign exchange rate in the free market determined through the free forces of market demand and market supply of foreign exchange or US dollar at a point E where quantity demanded is equal to quantity। 3 नंबर का क्वेश्चन है, भी रुको, इतनी बात लिखने के बाद अंडरलाइन करना, पैराग्राफ चेंज करना। इफ डिमांड ऑफ यूएस डॉलर इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड ऑफ यूएस डॉलर इज ग्रेटर देन सप्लाई, इट इज द सिचुएशन ऑफ excess demand, excess, when there is a situation of excess demand due to shortage, इक्विलिब्रियम। अरे ध्यान से देखना, मैं बताना चाह रहा हूँ ये इक्विलिब्रियम प्राइस या जो फॉरेन एक्सचेंज रेट सेटल होगा, इसे इकोनॉमी में कोई भी चेंज करना चाहे तो वो कर नहीं पाएगा। अनफॉर्चुनेटली डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो गया, देयर इज ए क्रिएशन ऑफ एक्सेस डिमांड इन दैट सिचुएशन ड्यू टू शॉर्टेज, ड्यू टू एक्सचेंज रेट राइज टिल क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू एन इक्विलिब्रियम रेट रीस्टोर, ओरिजिनल पोजीशन रीस्टोर हो जाएगी जो इक्विलिब्रियम है। नंबर 2, if supply is greater than demand, supply is greater than in respect of US dollar, in respect of that situation due to excess supply or surplus, foreign exchange rate falls till quantity demanded is equal to finally equilibrium price in respect of US dollar restore its original position।
भाई यहाँ 3 नंबर का है, 6 नंबर का हो तो 2 पैराग्राफ लिख सकते हो आप। चलूँ आगे, जनरल बात चल रही है, चलूँ आगे। Distinguish between autonomous and accommodating transaction in balance of payment. बैलेंस ऑफ पेमेंट, सबसे पहली आइटम होती है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसे बोलते हैं विजिबल आइटम्स। क्या बोलते हैं? उसके नीचे होता है इनविजिबल आइटम्स। सर्विसेज की वजह से डॉलर आ भी रहे होते हैं और जा भी रहे होते हैं, इनविजिबल आइटम्स। सिर्फ सुनना है इन दोनों से। इसके अलावा यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस भी होती है। क्या होती है? इनकी वजह से फ्री फ्लो ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट होता है, इसे बोलते हैं ऑटोनोमस आइटम्स। सरकार जिस खाते में मेंटेन करती है उसे क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट। एक इमेजिनरी लाइन खींचिए, इसे बोलते हैं, इस लाइन से ऊपर होता है, ध्यान से सुनना, इस इमेजिनरी लाइन से ऊपर होता है करंट अकाउंट, इस लाइन से ऊपर होता है ऑटोनोमस आइटम। समझ में आ रहा है? इमेजिनरी लाइन है, टेक्निकल लेवल है इकोनॉमिक्स का। तो कहने का मतलब है ऑटोनोमस आइटम कहाँ होती है? आइटम अबव द लाइन। आइटम, करंट अकाउंट का डाटा कहाँ मेंटेन होता है? आइटम्स जो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं होता। इससे नीचे जो आइटमें होती हैं उसे बोलते हैं आइटम बिलो द लाइंस। उसमें क्या शामिल होता है? अकोमोडेटिंग आइटम्स। कहाँ मेंटेन होता है? कैपिटल अकाउंट्स में। इसकी वजह से क्या होता है? इक्विलिब्रियम आता है। जो नीचे आइटमें होती है उसकी नेचर क्या होती है? कैपिटल नेचर। क्या होती है? कैपिटल नेचर होती है। तो कह रहा है ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग में डिफरेंस क्रिएट करो। ऑटोनोमस आइटम अबव द लाइन, आइटम अकोमोडेटिंग आइटम बिलो द लाइन। ऑटोनोमस ऑलवेज जनरेट सरप्लस और डेफिसिट, या तो सरप्लस आता है या अकोमोडेटिंग आइटम ऑलवेज जनरेट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ बीओपी, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आता है। मीनिंग लिख सकते हो। ऑटोनोमस में लिखोगे जनरली मेंटेन बाय दीज आइटम्स इन द चालू खाता, करंट अकाउंट। अकोमोडेटिंग आइटम इज जनरली मेंटेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन देयर कैपिटल अकाउंट। अरे बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं, यहाँ तो 3 ही चाहिए। समझ पा रहे? एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ऑटोनोमस आइटम में विजिबल आइटम एंड इनविजिबल आइटम। अकोमोडेटिंग आइटम में फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ। इसके अलावा एग्जांपल लगा दे। नीचे वाले एग्जांपल में एफडीआई, ऊपर वाले एग्जांपल में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरी क्लास करेंगे। इंक्रीज इन इनकम 2000 रुपीज। अरे करोड़ में चल रहा भैया। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 75% बोले तो 0.75। आपको क्या निकालना है? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। 500 जो बोल रहा है उसको पाप लगेगा, यूनिट ही नहीं बोलते भैया तुम। डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई बराबर है के, बराबर है 1/1 माइनस एमपीसी। सबने प्रैक्टिस कर रखी है। अरे याद आ रहा है फार्मूला? पुट द वैल्यू 2000 करोड़ डिवाइडेड बाय डेल्टा आई 1/1 माइनस 0.75। 1 में से 0.75 माइनस करो 0.25, 1 को 0.25 से करो 4 आएगा। तो कर लो कैलकुलेशन और बता दो। डेल्टा आई कितना है? 2000 का 25%। और अगर डेल्टा वाई करोड़ में तो ये भी करोड़ में, 500 करोड़। चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा कुछ भी वो करंट अफेयर पर बेस्ड टॉपिक लिखेगा और वो आपके चैप्टर से रिलेटेड डाटा मांगेगा। तो इकोनॉमिक टाइम्स में 26 दिसंबर 2021 की खबर है, आरबीआई ने, हिंदुस्तान के सेंट्रल बैंक ने 8,710 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच दिया सेकेंडरी मार्केट में पिछले 4 हफ्तों में। तो बताओ इससे लिक्विडिटी बोले तो मनी सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ा और सेंट्रल बैंक कौन सी प्रॉब्लम दूर करना चाहती है? तो भैया गवर्नमेंट
यहाँ सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज बेच रही है का मतलब देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी प्रेशर और अवेलेबिलिटी ऑफ मोर फंड्स अवेलेबल इन द इकोनॉमी। तो यहां आप समझाओगे देयर इज ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, मनी सप्लाई बाजार में बहुत ज्यादा है जिससे महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी परेशान है। टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर सेंट्रल बैंक ट्राई टू सोल्ड the government securities of 8,710 crore in open market or secondary market to absorb the liquidity from the money market to control the problem of excess demand. As soon as the liquidity of 8,710 crore absorbed by the central bank, inflation controlled by 8,710 crore. अरे क्लियर हो रहा है बच्चों? डिसीजन मांग रहा है कहानी लिखकर। क्या इफेक्ट पड़ेगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। किससे? 8,710 करोड़ रुपए से। क्यों? बाजार में मनी सप्लाई रिड्यूस हो रही है। आजकल बहुत सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। साउथ इंडिया में लक्ष्मी विकास बैंक है, उसको लेकर बड़े सारी सिचुएशंस हैं। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल बैंक ने मार्केट में इन्फ्लुएंस होकर, अरे अभी भी पीछे बैन लगाया था साउथ बैंक, साउथ कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी बैंक के ऊपर। तो भैया एटीएम कार्ड्स में घोटाले हो रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट समझ में आ रही है? कर्जा दे दिया, पैसा लेने जाते हैं मिलता ही नहीं है। तो आरबीआई क्या करती है? सारे कॉमर्शियल बैंकों को सुपरवाइज करती है और कुछ मामला गड़बड़ लगता है पेनल्टी लगाई जाती है, रेगुलेट किया जाता है सारे बैंकों को ताकि मनी मार्केट की गुडविल को मेंटेन किया जा सके। वो कह रहे इसको समझा दो। कुल मिला के यहां पर सेंट्रल बैंक एक फंक्शन को समझाना है जिसे बोलते हैं बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक के पॉइंट्स आपको मालूम है? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड सुपरविजन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस डे टू डे सेंट्रल बैंक सारे कॉमर्शियल बैंक की एक्टिविटीज को चेक करता है, उनकी बुक ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करता है और उसके अगेंस्ट फिर डायरेक्शन देता है उसे। और कोई मामला गड़बड़ होता है, अभी बताया पीछे मैंने, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैन कर दिया कि पर डे कोई भी कस्टमर वहां से 10,000 रुपए से ऊपर की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें पकड़ी गई जिससे वहां घोटाले चल रहे थे। तो बैंकर्स बैंक के फंक्शन को समझाना है। या सेकंड ऑप्शन, रिजर्व रेशो बोले तो लीगल रिजर्व रेशो की बात हो रही है और क्रेडिट क्रिएशन क्या इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं? भैया फार्मूला लिखना पहले, मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशो। और फार्मूला लिख कर बोलना यस देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द मनी मल्टीप्लायर एंड लीगल रिजर्व रेशो। फिर वो कह रहे हैं इस बात को टेबल से समझाओ, टेबल से समझाओ। तो एक बार लीगल रिजर्व रेशो टेबल बना लेना, फार्मूला लिख के मनी मल्टीप्लायर। लीगल रिजर्व रेशो एक बार 10% बोलो, मान यहां पुट करके बताओ मनी मल्टीप्लायर कितना आया? 10 टाइम्स। कितना आया? लीगल रिजर्व रेशो 50% लिखो और कितना आया? अरे 2 टाइम्स। अरे कैलकुलेशन आती है ना, फार्मूला लिख दो, फिर एक टेबल बना दो। लीगल रिजर्व रेशो बढ़ रहा है, मनी मल्टीप्लायर घट रहा है, सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द मनी मल्टीप्लायर एंड लीगल रिजर्व रेशो व्हिच इज आल्सो रिफ्लेक्टेड बाय द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेबल। अरे आ गया, बोल रहा है वो, टेबल बना के बताओ न्यूमेरिकल एग्जांपल से। क्रेडिट क्रिएशन में इनिशियल डिपॉजिट, बात तो वही आएगी। इनिशियल डिपॉजिट को x मान के लिख दोगे? नहीं, मनी मल्टीप्लायर से लिख पाओगे। क्रेडिट क्रिएशन लिखोगे तो फिर एक बात और आ जाएगी, प्राइमरी डिपॉजिट, फिर लिख देना, टेबल वो बना लेना फिर। अरे कर लोगे? क्रेडिट क्रिएशन वाला फार्मूला लगा देना। चलो अगले क्वेश्चन पर। जीडीपी डिफ्लेटर को डिस्कस करने के लिए बोल रहा है, कौन बताएगा फार्मूला जीडीपी डिफ्लेटर? बोलो जी। यस, ऊपर नॉमिनल, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। भैया फार्मूला लिख देना, लैंग्वेज लिख देना, द
जीडीपी डिफ्लेटर इज ए कन्वर्टर टू कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी और वाइस वर्सा. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट विल रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज इट इग्नोर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी प्रेशर ऑफ द इकोनॉमी. ये डिफ्लेटर क्या कर रहा है? इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन को हटा, और इंडेक्स नंबर पढ़ा है ना 11th क्लास में. इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को हटा देता है. डिफ्लेशन है तो खाली इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा. वो अलग बात है, हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन की सिचुएशन रहती है, बट किसी कंट्री में डिफ्लेशन आ जाए तो उसको भी इग्नोर करता है और ट्रुथफुल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल इनकम व्हिच इग्नोर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन थ्रू द जीडीपी डिफ्लेटर. इट इज नथिंग बट द इंडेक्स नंबर. Discuss any two precaution while calculating the national income by expenditure method. हमने याद करा था there are a lot of techniques to calculate the national income. तो प्रिकॉशन मांग रहा है भैया. वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशन में आप प्रोडक्शन की बात करोगे, इनकम मेथड में अर्निंग की बात करोगे, प्रिकॉशन में एक्सपेंडिचर मेथड में स्पेंडिंग की बात करोगे. स्पेंडिंग ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन नेवर बी इंक्लूड इन द. सिंपल बातें मांग रहा है. तो एक्सपेंडिचर मेथड की दो बातें बता दो. नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ध्यान रखना चाहिए. एक्सपेंडिचर वर्ड यूज करना. एक्सपेंडिचर ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नेवर बी इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल. एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, एक्सपेंडिचर वर्ड लगाना. सेकंड हैंड गुड्स नेवर बी इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ. चलो आगे. और बहुत सारे पॉइंट याद कर रखे हैं. कोई टेबल बनाएगा और टेबल बना के वो डिस्कस कराएगा. कंपेयर द ट्रेंड्स. 17 क्वेश्चन. 3 नंबर का पहला पार्ट, 3 नंबर का दूसरा पार्ट. पहले पहला पार्ट कर रहे हैं. डिस्कस करने की बात कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट. देखो बस आपको ना स्टेटमेंट लिखनी है. पहली स्टेटमेंट क्या आएगी? फिस्कल डेफिसिट. ध्यान से सुनना. फिस्कल डेफिसिट. सिर्फ टेबल को पढ़ना सिखा रहा हूं. इंक्रीज फ्रॉम fiscal deficit increased to 10.8 lakh crore from 8.1 lakh crore from 2019 to 2020 and then reduced to 7.0 lakh crore in 2021. सिर्फ एज इट इज लिखना ही से, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना. अरे समझ में आ रहा है? फिस्कल डेफिसिट increased to 10.8 lakh crore in 2020 from 8.1 lakh crore in 2019 and reduced to 7.0 lakh crore in 2021. Point number 1. Similarly, point number 2, प्राइमरी डेफिसिट की बात करनी है. बस पढ़ने का काम है. प्राइमरी डेफिसिट इंक्रीज टू, जल्दी बोलो कितना लिखा है? 6.9 लाख करोड़ इन द ईयर ऑफ 2020 from 4.7 lakh crore in 2019 and then reduced to 2.4 lakh crore in the year 2020. दूसरी स्टेटमेंट. तीसरी स्टेटमेंट. इसी बात को वो किस में बोल रहा है? परसेंटेज में. किस में बोल रहा है? लाख करोड़ को परसेंटेज में. कंक्लूजन क्या बात कर रहा है? फिस्कल डेफिसिट. तो फिस्कल डेफिसिट increased to 135.1%. 135 point in 2020 from 114.8% in 2019 and then decreased to 46.2% in 2000. कंपैरेटिव डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, वहां पर भी इस तरह के डाटा जो बना के कंपैरिजन कराएगा. मोस्ट कॉमन है. पहला पार्ट खत्म. सिर्फ 3 स्टेटमेंट पढ़ने का काम है. इसी का सेकंड पार्ट 3 मार्कर के लिए. इलेबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द टॉपिक ऑफ गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट में आपने ऑब्जेक्टिव याद करे थे. ऑब्जेक्टिव में एक हेडिंग याद करी थी, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द लाइन ऑफ सोशल जस्टिस. कोई भी एग्जांपल के थ्रू प्लॉट कर देना. गवर्नमेंट इंपोज हैवी टैक्सेस ऑन द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोवाइड सब्सिडीज टू द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू अपलिफ्ट द इक्वालिटी अमंग द सोसाइटी. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट. अरे जल्दी बताओ. रेवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग इन नेचर, कैपिटल रिसिप्ट
नॉन रिकरिंग इन नेचर। एग्जांपल बोलो रेवेन्यू रिसिप्ट के। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फीस, फाइन, पेनल्टीज। कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट। रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल बोलो। नाइदर क्रिएट, आइदर क्रिएट, रिसिप्ट बोल रहा हूं पहले, आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस असेट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट में नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉट रिड्यूस असेट्स। 3 पॉइंट से ज्यादा नहीं चाहिए। एग्जांपल मैंडेटरी है, मांग रहा है वो। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डिस्टिंक्शन मांग रहा है। डायरेक्ट टैक्स, इंपोजिशन एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स बियर बाय सेम पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स, इंपोजिशन एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स बियर बाय डिफरेंट पर्सन। एग्जांपल लिखो, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी। एक एक लिखना जरूरी है। और भी बात बता दो, डायरेक्ट टैक्स आल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स आल्सो नोन एज रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस पेपर खत्म। अभी के लिए इतना बहुत।